Okay, students. So today we will talk about the curl and divergence. ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर भी दी थी लास्ट लेक्चर में। आज हम पूरा इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि कर्ल क्या चीज़ है और डाइवर्जेंस जो है उसको मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डाइवर्जेंस जो है उसको हम लिखते हैं ऐसे, मतलब आपको एक वेक्टर दिया गया है और ये लेट सपोज हमने फाइंड करना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं डी आई वी डॉट एफ। एफ हमारे पास एक वेक्टर है। तो ये जो डाइवर्जेंस है इसको फाइंड करने के लिए नोटेशन जो हम यूज करते हैं ना वो इस तरह यूज करते हैं कि इसको हम लिखते हैं डेल डॉट एफ, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है। सो यू विल कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइवर्जेंस which is equal to the del over del x, यानी कि partially differentiate with respect to x of f1 part plus partially differentiate with respect to y of the f2 part and plus partially differentiate with respect to z of the f3 parts। ये f1 f2 और f3 क्या चीज है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। यानी कि फंक्शन हमें जो वेक्टर है वो इस फॉर्म में दिया होगा कि आई के साथ अलग से टर्म होगी, जे की अलग से टर्म होगी और के लिए अलग से टर्म होगी। तीन टर्म्स बनते हैं। तो उन तीन टर्म्स में से हम f1 f2 और f3 निकाल लेते हैं। ठीक है। वो जो f1 f2 f3 निकालते हैं तो उसमें जो पहला पार्ट होगा f1 का उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो f2 वाला पार्ट होता है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। और जो थर्ड पार्ट होगा f3 का उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है। तो जब भी आपके पास डाइवर्जेंस आए, क्वेश्चन में लिखा हो कि डाइवर्जेंस फाइंड करो, तो सबसे पहले आपके जहन में ये वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए कि डाइवर्जेंस को फाइंड करने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइडल। इसमें लिखा होता है ये जो एफ वेक्टर था, एफ इज सोलेनॉइडल इफ। एक कंडीशन इसमें लगती है कि ये जो हम डेल एफ फाइंड करते हैं ये वाला, अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू जीरो बना, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो हमें वेक्टर दिया गया था ये सोलेनॉइडल है। सोलेनॉइडल का क्या मतलब होगा? ये बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है जो फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है। ज़्यादातर जो लिक्विड की फॉर्म में चीज़ें होती है ना, तो उसके लिए ज़्यादातर यूज होता है कि इन और आउट जो होता है लिक्विड का,
आया उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रही है, कोई खराबी है या नहीं है। तो उसको मैथमेटिकली देखने के लिए हम इस तरीके से इसका डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं। अगर आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो फंक्शनल चीज़ें चल रही है वो एक्यूरेट है, ओके है, किसी भी किस्म की जो है ना वो इन आउट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कोई किसी किस्म की खराबी नहीं है प्रोसेस में। तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं, जो कि हम इस तरीके से उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास डेल एफ जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक सोलेनॉइडल है। और सोलेनॉइडल का मतलब होगा कि पूरा जो प्रोसेस चल रहा है उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से यूज करेंगे और मैथमेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। आप लोग साथ साथ इसको नोट कर लिया करो अपने रजिस्टर में, तो चलो आप लोगों के नोट्स भी बनते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पे लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल शो दैट F is solenoidal, या लिखा होगा कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन एफ वेक्टर। ठीक है, मतलब कि दोनों किस्म के स्टेटमेंट जो है वो आ सकती है। या तो लिखा होगा कि शो दैट एफ वेक्टर इज सोलेनोइडल, या लिखा होगा फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन एफ। ठीक है, और जो हमें एफ दिया गया है वो बराबर है इसके इक्वल टू द वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस 3 YZ माइनस 2XI प्लस 3XZ प्लस 2XY J प्लस 3XY माइनस 2XZ प्लस 2Z और K। ठीक है, यानी कि ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके लिए वो हमें बता रहा है कि इसका डाइवर्जेंस फाइंड करो। तो सबसे पहली बात तो ये कि डाइवर्जेंस को फाइंड करने के लिए आपके जहन में ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी हम डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। अब इसमें हमें F1 भी नज़र आ रहा है, F2 है, F3 है। तो आपको मैंने बताया कि ये जो पहला पार्ट होगा ना I के साथ, ये वाला पार्ट है F1 का। इसी तरीके से जो J के साथ की टर्म है ये F2 होगा, और जो K की टर्म है वो F3 होगा।
ठीक है। अगर लेट सपोज क्वेश्चन इस तरह दिया गया है कि उसमें F1 तो मौजूद है लेकिन F3 नहीं है और F2 मौजूद है, तो फिर ये वाला पार्ट उसका ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट हम उसमें नहीं लेंगे। जाहिर बात है, फिर के की टर्म नहीं होगी तो वो ज़ीरो होगी। ठीक है। स्ट्रक्चर आपने बहरहाल पूरा लिखना है। अगर पहले वाले दो टर्म्स आई और जे के मौजूद है क्वेश्चन में और के की टर्म नहीं है, तो डेल ओवर डेल जी F3 जो है उसकी जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन में लिखते हैं we know that divergence of f vector is equal to the this, यानी कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखो और फिर उसके बाद F1 F2 F3 की वैल्यूज निकाल लो। हियर F1 इक्वल टू F1 बराबर है इसके F2 बराबर है इसके। इसको आप साथ साथ नोट कर लिया करो अपने रजिस्टर में, ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी बने। एंड F3 इक्वल टू दिस वन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास F1 F2 F3 की टर्म्स आ गई। अब ये जो F1 F2 F3 की टर्म्स है, इसको उठा के हम इस वाले स्ट्रक्चर में पुट कर देंगे। अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सो डेल ओवर डेल एक्स। अब F1 की जगह पे हमने देखो F1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। इसी तरीके से जो F2 की टर्म है, F2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और F3 की जगह पे F3 की टर्म पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने है और हमें ये भी पता है कि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई मसला नहीं है, शुरू से हम इसी को करते आ रहे हैं। तो पहली टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। कंट्रोल सी करता हूं इसको, कंट्रोल वी। तो देखो पहली टर्म, अगर आप इस वाली टर्म को देखें, सो दिस इज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्स इन्वॉल्व इन द फर्स्ट टर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सेकंड टर्म पे आएंगे, जेड स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो जाएगा। थर्ड टर्म को देखते हैं, 3YZ, ये भी कांस्टेंट है, इसमें भी एक्स मौजूद नहीं है। तो अगर हम फोर्थ टर्म को देखें, इस वाले को, और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है। बाकी जितनी भी वैल्यूज थी ना, वाई स्क्वायर की, जेड स्क्वायर की, 3YZ की, वो जीरो कर दी क्योंकि वो कांस्टेंट थे। उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया, ये वाला। ठीक है। और जो
ये वाली टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये जो पहली टर्म है ना, ये जीरो बन जाएगा क्योंकि इसमें वाई मौजूद नहीं है। तो ये कांस्टेंट डील होगा, और हमें पता है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। दूसरे वाले को करेंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा। ये आ गया 2x। ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन लगाते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। क्लियर। अब इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में z इन्वॉल्व नहीं है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट डील हो रहा है। और इस वाली टर्म को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू z करें तो यहाँ से आ जाएगा -2x। तो ये प्लस को हटा के इधर -2x लिख देंगे। और जो लास्ट की टर्म है ये वाली, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा +2। वो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, आप देखो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, और +2x और -2x भी कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल इक्वल टू 0। अब आप देखो, एक हमने कंडीशन लगाई थी ऊपर कि ये जो f है, f इज सोलेनाइडल इफ डेल f इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 बन जाए तो हम कहेंगे कि जो हमें f दिया गया था वो सोलेनाइडल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एंड पे जाके, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 0। और ये लाजमी नहीं है कि 0 आ जाए, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। किसी का आंसर 0 आएगा, किसी का आंसर 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो हम यहाँ पे एंड पे लिख देंगे हेंस द गिवन f इज सोलेनाइडल। और क्यों सोलेनाइडल हुआ? बिकॉज ये जो डेल्टा f था वो 0 बन गया। ठीक है। अब लेट सपोज आंसर 0 नहीं बनता, तो बस आपने सिर्फ इसके दरमियान एक वर्ड लिखना है नॉट का। ठीक है। अगर लेट सपोज ये 0 ना बना तो लिखोगे हेंस द गिवन f इज नॉट सोलेनोइडल बिकॉज डेल f इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चूंकि इक्वल टू 0 है तो हम नॉट को हटा देते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक फंक्शन दे देता हूँ, उस फंक्शन के लिए आप लोग इसको चेक करो कि ये सोलेनाइडल होगा या नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, अभी आप लोग अपना रजिस्टर उठा लो और एक फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। उस फंक्शन के लिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। अगर नहीं भी किया तो बहरहाल ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन ये आप लोग कोशिश करो कि साथ साथ नोट करते जाओ। ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप सिर्फ फिर नोट से भी देख लोगे तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने ये नहीं किया, कर्ल वाला जो है ना, इसको नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये डाइवर्जेंस को देख रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है।
ये वाला। ये देखो अभी हमने सिर्फ डाइवर्जेंस को किया है। ठीक है, कर्ल का नहीं अभी कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में उसी तरह लिखा है कि शो दैट एफ इज सोलेनोइडल या फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन वेक्टर एफ। और अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसको लिख देते हैं कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। और इसको लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस वाले को लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3yz। और इस वाले को लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है इसको लिखते हैं 2xy स्क्वायर। और 3xz डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वाई। और इस वाले को लिखते हैं स्क्वायर रूट z एंड 2z डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपको पता है कि फंक्शंस जो हमने पिछले जितने फंक्शंस पढ़े हैं ना, वो सारे फंक्शंस में से आप लोग एक एक फंक्शन उठा के एक फंक्शन लगाओ आई के साथ, दूसरा फंक्शन लगाओ जे के साथ, और तीसरा फंक्शन लगाओ के साथ। तो आप लोगों के काफ़ी सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले प्रीवियस जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं तो उसी फंक्शंस को आप इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ज़रा शाबाश ट्राई करो साथ साथ इसको। और जहाँ पे समझ ना आए, अच्छा, तो अब क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है इस फॉर्म में। क्वेश्चन बराबर है वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3yz माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x डिवाइड बाई 4 प्लस 3xz डिवाइड बाई अंडर रूट वाई प्लस 2xy स्क्वायर जे और प्लस 3xy माइनस 2x अंडर रूट z प्लस 2z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो पहला हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले हमने देखना है कि स्ट्रक्चर जो डाइवर्जेंस का है वो किस किस्म का होगा। तो सबसे पहले आपके जहन में डाइवर्जेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, और ये बराबर है पार्शली डिफरेंशिएशन ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेल ओवर डेल y f2 प्लस डेल ओवर डेल z f3। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले हम वहाँ से f1 f2 और f3 की टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो फर्स्ट टर्म है आई के साथ की जो टर्म है उसको कॉपी करके ये हमारा बना f1। क्लियर, इसी तरीके से जो जे के साथ वाली टर्म है इसको हमने कहा f2।
ठीक है, साथ साथ आप लोग नोट करते जाओ, शाबाश। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो मैच करो क्वेश्चन को। और ये आ गया F3। ठीक है, अब ये वाले जो F1, F2 और F3 है, इसको हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में पुट कर देते हैं। F1 की जगह पे F1 की वैल्यू, F2 की जगह F2 की वैल्यू, और F3 की जगह पे F3 की जो टर्म है वो लगा लेते हैं। फिर आगे जाके हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये F1 की टर्म, इसी तरीके से जो दूसरी टर्म है ये आ गई F2 के लिए, एंड द थर्ड वन इज F3। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया F1, F2 और F3 की। क्लियर। अब ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कुरता जे सेकंड टर्म को कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और थर्ड टर्म को कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। अब आप देखो, जब हम फर्स्ट टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैं ये जो है इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया होगा। इस तरीके से करेंगे, ये जो x है ना डिनोमिनेटर में, इसको पहले हम ऊपर ले जाते हैं तो ये इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। और फिर हमें पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें से वन को माइनस भी करते हैं। तो ये हमारा आंसर जो इसका बनेगा ना फर्स्ट टर्म का, वो बनेगा इस फॉर्म में। आप लोग इसको मैच करो। ये बनेगा -y² डिवाइड बाई x²। ये आ जाएगा। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म से, क्योंकि x की पावर -2 बनेगी, तो वो जो -2 था उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। क्लियर है। ये बिल्कुल सिंपल है, काफी बार हम इसको क्लास में कर चुके हैं कि इसको कैसे करना है। इसको पहले ऊपर ले जाओ, पावर -1 बन जाएगी, और फिर उसके ऊपर आप पावर रूल लगा देना, तो माइनस लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ में -1 भी कर देंगे तो -1 और -1 से -2 बन जाएगा पावर में। वो -2 को प्लस बनाने के लिए हमने x को डिनोमिनेटर में लिख दिया दोबारा से। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो टर्म है, इसमें चूंकि x मौजूद नहीं है, ये कांस्टेंट होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे और इस वाली टर्म पे आ जाएंगे। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो सबसे पहले आप एक काम करो कि ये जो टर्म है इसको आप 1/2 की पावर की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, 1/2 पावर की फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा 2x होल की पावर 1/2, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर उसी तरीके से पावर रूल लगा देना। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, माइनस, और यहाँ से मैं फिलहाल इसकी ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन दूर हो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया ऐसे, पावर रूल लगा दिया, 1/2 नीचे आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको लिख देता हूँ 2x को। ये मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है,
और फिर हम क्या करते हैं कि 1/2 में से 1 को माइनस भी करते हैं पावर में। क्लियर है। और फिर अगेन जाके जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, जो ये 2x है, तो यहां से आ जाएगा 2। क्लियर है। अब देखो, ये वाला जो 2 है और जो ये वाला 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये आप लोग रजिस्टर में साथ साथ लिखोगे ना तो आपको सही से समझ आ जाएगी। मैंने क्या किया, पहले ये जो 2x था इसको 1/2 की फॉर्म में लिखा। 1/2 की फॉर्म, बल्कि यहाँ पे ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको, Ctrl+C, यहाँ लिख देता हूँ ताकि जिनको कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर पावर रूल लग गया। ये वाला जो 1/2 था ये नीचे आ गया, और 1/2 में से 1 को माइनस कर दिया। और दोबारा से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहां से आ जाएगा 2। अब मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे करते हैं, ये वाला जो 2 है और जो ये वाला 2 है, इसको कैंसिल कर देते हैं। और इसको ना, ये वाली बस, बल्कि अगले स्टेप में लिख देते हैं बहरहाल। चलो, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। प्लस, इसको फिलहाल ऐसे ही लिखो, इसको नेक्स्ट टर्म में सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब आते हैं इस वाली टर्म पे। ये वाली जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में वाई हमें नजर आ रहा है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं पहले। तो मैं इसको यहाँ से ही ऊपर ले जाता हूँ ताकि आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें। ऊपर लेके गया, और ऊपर ले जाने के बाद मैंने इसको स्क्वायर रूट हटा के इसको लिखा है 1/2 की फॉर्म में। जब 1/2 की फॉर्म में लिखूंगा ना, तो -1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ऊपर लेके गए हैं और डिनोमिनेटर से ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाली टर्म ऐसे बनेगी। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये अच्छी तरीके से पता है आप लोगों को। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमें पता है कि उसी तरीके से हम इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे, जैसे इसके ऊपर लगा दिया, इस वाले के ऊपर। इसी तरह इसके ऊपर भी लगा देंगे। पहले लगाते हैं ब्रैकेट 3x और z, ये एज इट इज आ जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस वाले को। तो इस पे लग गया पावर रूल, तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है। और फिर आ गया इस तरह से, Ctrl+C, और ये आ जाएगा y -1/2 और -1। ठीक है। इसको देखो, इस वाली टर्म को, जो -1/2 था लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दिया, और -1/2 में से 1 माइनस हो गया। ठीक है। फिर आगे की टर्म प्लस, ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल पावर रूल लग जाएगा। 2 इधर आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। और XY, वाई इसलिए आ जाएगा कि 2 में से 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4XY। हाँ जी, समवन इज आस्किंग समथिंग। सर लाइट नहीं है, मोबाइल ऑफ है, एंड लैपटॉप भी बंद हो रहा है, ऑन चार्ज है। तो भाई हमें बताने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ये मैसेज पे बताया करो। अच्छा,
तो ये आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। जो नेक्स्ट टर्म है, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, ब्रैकेट, ये देखो फर्स्ट जो टर्म है 3xy, इसमें z मौजूद नहीं है, तो हम इसको जीरो कर देंगे। और फिर उसके बाद ये वाली जो टर्म है z की, इसको पहले 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, z पावर 1/2। कि z को डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको स्क्वायर रूट से हटा के पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो टर्म है ना 3xy की, वो तो जीरो हो गया। अब आगे की टर्म है -2xz पावर 1/2। जो 2x साथ में लगा है वो एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये आ जाएगा ऐसे, z के ऊपर 1/2 है, 1/2 यहाँ लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और z की पावर 1/2 -1 बन गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद प्लस ये वाली जो टर्म है 2z डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। तो चूंकि हमने इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो z का 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से 2/√x बन जाएगा। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखो, ये वाला जो 2 था ना, ये वाला 2 कैंसिल हो गया है इस वाले 2 के साथ। तो ये 1/2 को ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि ये जो 1/2 - 1 था, इसका एलसीएम लोगे तो ये -1/2 बन जाएगा। तो हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं। बहरहाल अभी हम इसको फिलहाल नीचे नहीं लिख रहे, इसको अभी फिलहाल ऊपर ही रहने दें। ठीक है, तो ये -1/2 बन गया। अब आते हैं इस वाली टर्म पे। ये जो टर्म है ये वाली, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 3xz के साथ। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस की फॉर्म में, यानी कि -3xz/2 बन जाएगा। और जो y के ऊपर पावर है ना -1/2 -1, इसका आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा -3/2। ठीक है, और इसी तरीके से 4xy एज इट इज आ जाएगा। और इसके बाद ये वाला 2, और ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1/2 -1 है पावर में, इसका एलसीएम लोगे तो ये भी -1/2 हो जाएगा। और +2 √डिवाइड बाई √x, ये बन गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि ये वाला जो -1/2 है ना, इसको प्लस बनाने के लिए इसको ना इधर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं √2 की फॉर्म में। ये आ गया √2x, कंट्रोल C। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये जो पूरी टर्म थी ना, ये यहाँ से ख़त्म होके यहाँ 1 बच गया। ये माइनस की फॉर्म में था, इसको उठा के इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया अंडर रूट की फॉर्म में।
क्लियर है। और ये वाली जो टर्म है ये प्लस है, और ये जो टर्म है ये माइनस है। तो मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, और ये जो माइनस की टर्म है इसको यहाँ से उठा के लगा देता हूँ सेकंड प्लेस पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकते हैं टर्म प्लस माइनस में। ये -3/2 था ना, इसको भी प्लस बनाने के लिए यहाँ से हटा के इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ये +3/2 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से ये जो z है -1/2 की फॉर्म में, इसको भी प्लस बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो ये इसको लिख देते हैं √z। यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब ये जितने भी सारे टर्म्स है ना, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और अब इसके बीच वाले जो ब्रैकेट्स है ये भी हटा देते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ टर्म्स अगर कटते हैं उसको काट देते हैं, जो नहीं कटते उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं इस तरीके से, ये वाली ब्रैकेट भी हटा देते हैं इस तरह से, ये वाली ब्रैकेट भी हटा देते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखो, अगर कोई टर्म इसमें पॉसिबल है कि इसकी कटिंग हो सकती है तो आप इसकी कटिंग कर दो। अगर नहीं हो सकती तो इट मीन्स के दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसको ऐसे लिख देंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर इज नॉट इक्वल, दिस इज दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर आप इसके साथ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करो तो ये नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है। कोई भी टर्म हमें ऐसे नज़र नहीं आ रही जो कि सेम है जिसकी कटिंग हो सकती हो। सारा को हमने प्लस किया लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम एंड पे बोल देंगे कि हेंस द गिवन एफ इज नॉट, यहाँ आपको मैंने बताया था ना कि एक वर्ड नॉट का डाल दो, इज नॉट सोलेनोइडल बिकॉज डेल्टा एफ डॉट एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंट्रोल C कर देते हैं, इसको कर देते हैं कंट्रोल V। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस के लिए डाइवर्जेंस फाइंड करना है। और एक सेकंड, आफताब क्या कह रहा है? हम्म, ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब आप लोगों के कोई मसले मसाइल हो बीच में, कोई स्टेप या मैंने गलत लिखा हो इसके अंदर, या आपको लगता है कि ये तो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो बताओ, डिस्कस करो, फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। शाबाश। मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।